मोदी मांगे अखंड भारत, योगी मांगे अखंड भारत, अरे शाह को चाहिए अखंड भारत, देवेंद्र की इच्छा अखंड भारत, सुधांशु भी बोला अखंड भारत, मोदी चिल्लाया अखंड भारत, ट्रोल ने गाया अखंड भारत। पर बनेगा कैसे अखंड भारत, जुड़ेगा कैसे अखंड भारत? हजरात हजरात हजरात, अखंड भारत मतलब आम समझ के हिसाब से भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, तिब्बत, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, अफगानिस्तान, मालदीव सब मिला जुलाकर एक देश। अखंड भारत, अखंड भारत, भारत अखंड है। अखंड भारत, अखंड भारत मान्यवर सपना नहीं संकल्प है। जो लोग ऐसा चाहते होंगे वो तो इन इलाकों से प्यार करते होंगे, लेकिन ये क्या, यहाँ तो मामला उल्टा है। अखंड भारत की सबसे ज्यादा बात करते हैं हिंदुत्व हार्डलाइनर्स, और उन्हें अपने पड़ोसियों से दिक्कत भी खूब है। जैसे पाकिस्तान के पास खाने के लिए आटा नहीं है, अफगानिस्तान आतंकियों का देश है, नेपाल के लोगों में उन्हें जी साहब जी कहता हुआ नौकर दिखता है, बांग्लादेश तो फिलहाल सबसे बड़ा दुश्मन लग रहा है, मालदीव का तो अभी अभी बॉयकॉट किया गया है। भिखमंगा पाकिस्तान, नक्शे पर से बांग्लादेश का नामो निशान मिटा दो। बॉयकॉट मालदीव्स। तो भाई एक तरफ कहते हो कि अखंड भारत बनाओगे और दूसरी तरफ सबसे दिक्कत है तुम्हें, तो फिर क्यों बनाना चाहते हो? अच्छा चलो, चाहे तो कोई कुछ भी सकता है, बनाओगे कैसे? क्योंकि मुसलमानों से तो नफरत करना सीख गए हो। ऐसे में पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान अगर हमारे साथ मिल गए तो डेली झगड़ा और बढ़ेगा ना। तो मतलब करना क्या चाहते हो भाई? हम ये सवाल क्यों पूछते हैं? क्योंकि अभी मोदी जी सोमनाथ गए तो अखंड भारत का नारा दिखा। इससे पहले योगी जी ने एक मंच से अखंड नारे की बात कही। आम यूजर सोशल मीडिया पर अखंड भारत का मैप वेब डाले पड़े हैं। मार्कंडे काटजू लिखते हैं कि ओनली पॉलिसी दैट कैन वर्क इन आवर सबकॉन्टिनेंट इज सेक्युलरिज्म एंड इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल कम्युनिटीज एंड सेक्ट्स। यहाँ तो सेक्युलरिज्म इंदिरा गांधी ने जबरदस्ती डाला है संविधान में वाला डिस्कोर्स चल रहा है। तो अचीव कैसे होगा अखंड भारत का ये सपना? अखंड भारत का नारा आपका डोपामिन लेवल बढ़ा रहा है क्या केवल इसीलिए ये नारे लग रहे हैं? आज की वीडियो में बात इसी पर, क्योंकि दिस इज द न्यूज दैट मैटर्स। नमस्कार, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। 11 जनवरी 2026 गुजरात में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत शौर्य यात्रा निकाली गई। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें मौजूद थे। बाहर से देखने पर यह एक धार्मिक आयोजन था, लेकिन शौर्य यात्रा का माहौल कुछ और ही कहानी बयान कर रहा था। मंदिर की ओर जाने वाली सड़क पर त्रिशूल, ऊम और डमरू की आकृतियां तो थी ही, वहां सबसे ज्यादा गौर करने वाले थे बड़े बड़े बैनर्स और ड्रोन्स के जरिए बनाया गया नारा अखंड सोमनाथ अखंड भारत। इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 8 जनवरी 2026 को लखनऊ में एक मंच से अखंड भारत की बात की। भारत एक इकाई नहीं। आरएसएस, हिंदुत्व से रिलेटेड अन्य संगठन और बीजेपी के मंचों से अखंड भारत का नारा बार बार गूंजता रहा है। इन नारों से ऐसा लग सकता है कि भारत और भारत की एकता की बड़ी चिंता है नारेबाजों को, लेकिन अगर इतिहास के पन्ने पलटें तो तस्वीर बिल्कुल उलट दिखती है। जिन संगठनों और विचारकों को आज अखंड भारत का सबसे बड़ा पैरोकार बताया जाता है, उनकी राजनीति की शुरुआती बुनियाद ही बंटवारे पर टिकी थी। 20वीं सदी की शुरुआती दशकों में हिंदू महासभा का यह मानना था कि हिंदू और मुसलमान एक साथ मिलकर एक राष्ट्र नहीं बना सकते। उनके लिए भारत कोई साझा नागरिकता वाला देश नहीं, बल्कि एक धार्मिक पहचान पर आधारित राष्ट्र होना चाहिए था। इस सोच में मुसलमानों को या तो हिंदू संस्कृति के अधीन रहना था या फिर अलग राजनीतिक व्यवस्था की ओर जाना था। बराबरी के नागरिक अधिकारों की बात उस राजनीति में कहीं नहीं थी। सावरकर इस विचारधारा के सबसे प्रमुख चेहरों में से एक थे। 1937 में हिंदू महासभा के अधिवेशन में उन्होंने साफ कहा कि भारत में दो राष्ट्र रहते हैं, हिंदू और मुसलमान। सावरकर के लिए राष्ट्र की परिभाषा धर्म से तय होती थी। उनकी नज़र में मुसलमान और ईसाई इसलिए भारतीय नहीं माने जा सकते क्योंकि उनके पवित्र धार्मिक स्थल भारत की सीमाओं के बाहर थे। हिंदू महासभा से जुड़े और आर्य समाज के बड़े नेता भाई परमानंद ने अपनी आत्मकथा में बताया है कि 1905 में वो और लाला लाजपत राय चिट्ठियों के जरिए भारत के भविष्य को लेकर बातचीत कर रहे थे। उन चिट्ठियों में भाई परमानंद ने साफ कहा था कि उस वक्त उनके लिए हिंदू और मुसलमानों की एकता की कल्पना करना नामुमकिन था, इम्पॉसिबल। भाई परमानंद का मानना था कि सिंध से आगे का इलाका यानी अफगानिस्तान और उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत मिलकर एक अलग बड़ा मुस्लिम राज्य बना देना चाहिए। उनके हिसाब से उस इलाके में रहने वाले हिंदुओं को वहां से हट जाना चाहिए और भारत के बाकी हिस्सों में रहने वाले मुसलमानों को उस नए मुस्लिम इलाके में जाकर बस जाना चाहिए। यानी देश के बंटवारे की सोच आज़ादी की लड़ाई के शुरुआती दौर में ही
हिंदू महासभा से जुड़े कुछ नेताओं के दिमाग में मौजूद था। हिंदू महासभा से जुड़े कई नेताओं ने अलग अलग मौकों पर कहा कि मुसलमानों को बराबरी का अधिकार देना हिंदुओं के लिए खतरा पैदा कर देगा। इसीलिए समाधान यही है कि या तो राजनीतिक ताकत हिंदुओं के हाथ में रहे या फिर मुसलमानों के लिए अलग राजनीतिक रास्ता निकाला जाए। हिंदू महासभा और आरएसएस की इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए साल 1940 में लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग देश पाकिस्तान की मांग रखी। चूंकि हिंदू महासभा और आरएसएस के कई बड़े नेता पहले ही हिंदू और मुसलमानों को दो अलग अलग राष्ट्र की बात कर चुके थे, तो उन्होंने जिन्ना की इस मांग को देश तोड़ने की साजिश कहकर खारिज नहीं किया। उल्टा कई नेताओं ने इसे व्यावहारिक समाधान के तौर पर देखा, यानी मुसलमानों को अलग कर दो और शेष भारत को हिंदू राष्ट्र की दिशा में आगे बढ़ाओ। नागपुर में 15 अगस्त 1943 को एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सावरकर का साफ कहना था, मुझे जिन्ना के द्विराष्ट्र के सिद्धांत से कोई झगड़ा नहीं है। मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा के बीच उस समय वैचारिक नजदीकी थी। इसका सबसे ठोस प्रमाण बंगाल की राजनीति से भी मिलता है। साल 1941 से 43 के बीच बंगाल में मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने मिलकर गठबंधन सरकार बनाई। उस सरकार में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो हिंदू महासभा के प्रमुख नेता थे, वित्त मंत्री बने। यानी हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग के बीच वैचारिक दुश्मनी थी ही नहीं। दोनों की राजनीति धार्मिक पहचान पर आधारित थी। फर्क सिर्फ इतना था, एक हिंदू राष्ट्र की बात कर रही थी और दूसरा मुस्लिम राष्ट्र की। शायद इसीलिए उस वक्त कांग्रेस, जो एक साझा राष्ट्र की कल्पना कर रही थी, दोनों को असहज करती थी। ये तथ्य अक्सर जानबूझकर भुला दिया जाता है, क्योंकि ये उस कहानी से मेल नहीं खाता जिसमें हिंदू महासभा को हमेशा राष्ट्र की एकता का रक्षक बताया जाता है। अच्छा, पाकिस्तान जो है वो अकेला उदाहरण नहीं है इसका। म्यांमार के केस में भी यही हुआ था। 1930 के दशक में अंग्रेजी हुकूमत ने भारत और म्यांमार को अलग अलग प्रशासनिक इकाइयों में बांटने की प्रक्रिया शुरू की। उस समय म्यांमार ब्रिटिश भारत का ही हिस्सा था और वहां बड़ी संख्या में हिंदू रहते थे। स्वाभाविक तौर पर यह सवाल उठा कि म्यांमार को भारत से अलग किया जाए या नहीं। 1935 में जब अंग्रेजों ने म्यांमार को अलग राष्ट्र बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए, तब हिंदू महासभा के तत्कालीन अध्यक्ष महात्मा ओतामा ने इसका विरोध जरूर किया। उनका तर्क था कि हिंदू और बौद्ध एक ही सांस्कृतिक परंपरा से आते हैं, इसलिए म्यांमार को भारत से अलग नहीं किया जाना चाहिए। मगर ओतामा का ये रुख संगठन की मुख्य धारा को मंजूर नहीं था। परिणाम ये हुआ कि महात्मा ओतामा को अध्यक्ष पद से हटा दिया गया और सावरकर के नेतृत्व में हिंदू महासभा ने म्यांमार के अलग राष्ट्र बनने का समर्थन किया। हिंदू महासभा के लिए उस समय अखंडता कोई स्थायी सिद्धांत नहीं था। प्राथमिकता धर्म और राजनीतिक सुविधा की थी। अगर किसी इलाके को अलग करने से हिंदू राष्ट्र की कल्पना आसान होती दिखती तो विभाजन स्वीकार्य था। तो ये असलियत थी। 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ तो उसी के साथ हिंदू महासभा और आरएसएस की राजनीति की भाषा भी बदल गई। विभाजन से पहले जिन संगठनों ने मुसलमानों को अलग राष्ट्र देने की बात की, जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत से वैचारिक समानता दिखाई और यहां तक कि म्यांमार के अलग होने का समर्थन किया, वही संगठन अचानक अखंड भारत के सबसे बड़े पैरोकार बन गए। एक नया नैरेटिव गढ़ा जाने लगा। कहा जाने लगा कि भारत को गांधी और नेहरू ने तोड़ा। यह प्रचार किया गया कि अगर कांग्रेस नेतृत्व मजबूत होता तो देश का बंटवारा नहीं होता। अखंड भारत एक राजनीतिक औजार बन गया। एक भावनात्मक नारा था जिसके जरिए गुस्सा, असंतोष और बदले की भावना को जिंदा रखा जा सके। इसी दौर में आरएसएस के भीतर अखंड भारत के नक्शे, पोस्टर और प्रतीक दिखाई देने लगते हैं, जिनमें आज का भारत नहीं बल्कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, म्यांमार और उससे आगे के इलाके भी शामिल दिखाए जाते हैं। इसी मानसिकता का सबसे चरम और खतरनाक रूप नाथूराम गोडसे में दिखाई देता है। गांधी की हत्या करने वाला गोडसे हिंदू महासभा और आरएसएस की वैचारिक दुनिया से आया था। फांसी पर चढ़ते समय उसने अखंड भारत अमर रहे का नारा लगाया। ये नारा उस सोच का प्रतीक था जिसमें गांधी को भारत के टूटने का दोषी ठहराया गया। गोडसे की भतीजी हिमानी सावरकर के बयान से यह सोच और भी साफ होती है। उनके मुताबिक गोडसे की अंतिम इच्छा थी कि उसकी अस्थियों का एक हिस्सा बचाकर रखा जाए और जब कभी सिंधु नदी फिर से भारत में शामिल हो जाए, यानी जब अखंड भारत बन जाए, तब उन अस्थियों को उसमें डाला जाए। यहीं से अखंड भारत एक स्थायी राजनीतिक एजेंडा बन गया। इसका इस्तेमाल ये बताने के लिए किया गया कि देश को तोड़ा गया है, उसके दुश्मन कौन थे और अब उसे फिर से जोड़ने की जिम्मेदारी किसकी है। गांधी और नेहरू को खलनायक बनाकर पेश किया जाता है, जबकि विभाजन से पहले हिंदू महासभा और आरएसएस की भूमिका पर चुप्पी साध ली जाती है। सवाल ये भी है कि जिस अखंड भारत के टूटने का शोक मनाया जा रहा है, क्या वो भारत कभी वास्तव में था भी? इतिहास का जवाब है नहीं। अखंड भारत कोई ऐतिहासिक सच्चाई नहीं बल्कि एक राजनीतिक कल्पना है जिसे बार बार दोहराकर सच जैसा दिखाने की कोशिश की जाती है।
इतिहासकार बताते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप कभी एक ही राजनीतिक इकाई के रूप में मौजूद नहीं रहा। मौर्य साम्राज्य को अक्सर उदाहरण के तौर पर पेश किया तो जाता है, लेकिन वो भी पूरे उपमहाद्वीप पर एक साथ शासन नहीं कर पाया। दक्षिण भारत, उत्तर पूर्व और कई सीमावर्ती क्षेत्र उसे बाहर थे उससे। मुगल साम्राज्य का हाल भी यही था, कहीं मजबूत पकड़, कहीं ढीला नियंत्रण और कहीं कोई सत्ता ही नहीं थी। साम्राज्य थे लेकिन आधुनिक अर्थों में राष्ट्र नहीं था। भारतवर्ष, जम्बूद्वीप या हिंद जैसे शब्दों का इस्तेमाल जरूर मिलता है, लेकिन ये शब्द सांस्कृतिक या भौगोलिक पहचान के लिए थे, न कि किसी एकीकृत राष्ट्र राज्य के लिए। इतिहासकार रुचिका शर्मा बताती हैं कि योगी आदित्यनाथ ने 8 जनवरी को महाभारत के जिस श्लोक दुर्लभम भारते जन्म का हवाला देते हुए अखंड भारत की बात की है, उसका मतलब भारत भूमि से नहीं है। महाभारत में भरत कोई देश नहीं बल्कि एक जनजाति थी। उस श्लोक का अर्थ यह है कि भरत नाम की जनजाति में जन्म लेना कठिन, न कि किसी पूरे भूभाग या राष्ट्र में जन्म लेना। भारतवर्ष शब्द का एक अहम जिक्र ओडिशा के कलिंग क्षेत्र के राजा खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। उस अभिलेख में लिखा है कि खारवेल ने भारतवर्ष के खिलाफ युद्ध किया। अब अगर खारवेल भारतवर्ष से लड़ रहा है तो ये साफ है कि भारतवर्ष उस समय पूरे उपमहाद्वीप का नाम नहीं था और ना ही वो खारवेल के अपने राज्य कलिंग का हिस्सा था। यानी भारतवर्ष का मतलब तब शायद सिर्फ गंगा के मैदानी इलाकों तक सीमित रहा होगा और अखंड भारत जैसा कभी कुछ था नहीं। चलिए, इतिहास तो आजकल खुद लिखा जा रहा है, तो मत मानिए इतिहास को, लेकिन वर्तमान को तो मानना पड़ेगा। तो मानना ही होगा वर्तमान को, इसलिए समझते हैं वर्तमान क्या कहता है। अखंड भारत के लिए भारत के साथ जिन 3 देशों का नाम मुख्य रूप से लिया जाता है वो है पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। ये तीनों देश मुस्लिम बहुल देश हैं। जो हिंदुत्व हार्डलाइनर्स अखंड भारत की बात करते हैं, क्या वो रह पाएंगे मुसलमानों के साथ? अगर हाँ, तो पहले ये बताइए कि देश में रहने वाले मुसलमानों के खिलाफ अन्याय करके, उनके इकोनॉमिक बाइकॉट की बात करके, गौरक्षा के नाम पर मॉब लिंचिंग करके किस पवित्र उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं? और अगर नहीं तो थोड़ी इंसानियत बढ़ाइए, अखंड भारत को इमोशनल इशू मत बनाइए। हिम्मत हो तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करिए और ये सब तोड़ कर नहीं, जोड़ कर हासिल होगा, ये समझिए। समझेंगे नहीं तो अखंड भारत नारे में ही रहेगा। तो क्या अखंड भारत केवल नारे के लिए ही बना है? आपको क्या लगता है? अपनी राय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखें। कोई सवाल हो, सुझाव हो, परामर्श हो तो वो भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख दें, ताकि हम जान सकें आप क्या सोचते हैं, आप देखना क्या चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शुक्रिया।